बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है। इसके लिए ना सिर्फ आधुनिक तकनीक, जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनके बलबूते भी हमारा जो किसान है सशक्त हो रहा है। आज भी कुछ खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम में। आपको बता दें, आज खेती किसानी में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एपीडा के कार्यक्षेत्र के बारे में, किस तरीके से एपीडा हमारे किसानों को मदद पहुँचा रहा है। साथ ही हमारा पशुधन में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे गोबर से बने जो उत्पाद हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं और किसान अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं उनके ज़रिए। और आखिर में बात करेंगे एक कामयाब किसान की जिन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं खेती किसानी में एपीडा के बारे में। जी हाँ, एपीडा वो संस्था जो कि लगातार कृषि निर्यात को देखती है और उसके ज़रिए कैसे किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, किसानों को कब किस तरह का प्रशिक्षण दिलवाना है, उनको किस तरह की जो विज़िट है वो करानी है, या फिर जो सुविधाएँ सेवा की हम बात करते हैं। और कोविड काल में भी हमने देखा कि एपीडा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कुछ ऐसी ही जो और इनकी भूमिकाएँ हैं उन पर और जानकारी दे रहे हैं एपीडा के निदेशक डॉक्टर तरुण बजाज। निर्यात हमारे देश में आर्थिक समृद्धि का एक कारक है। इससे जहां विदेशी मुद्रा आती है, वहीं किसानों के लिए नए अवसर भी मिलते हैं। और इस सारे उद्देश्य को पूरा करने में एपीडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अहम भूमिका है। कोविड काल के दौरान निर्यात की क्या स्थिति रही और किसान निर्यात के लिए किन किन फसलों का चयन करें, इसके अलावा एपीडा से जुड़ने का क्या है रास्ता, इन तमाम मुद्दों पर एपीडा के निदेशक डॉक्टर तरुण बजाज से चर्चा की हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। मेरे साथ डॉक्टर तरुण बजाज रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल ये रहेगा, पिछले कुछ सालों में अगर निर्यात की बात करें तो हमने काफी उपलब्धियां हासिल की है। इतना ही नहीं, अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो बढ़त में है, लेकिन 2 सालों में हम कोरोना काल देख रहे हैं। ऐसे में निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ा है, डॉक्टर बजाज से ये भी जानेंगे कि अगर प्रभाव पड़ा है तो कितना प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर बजाज। अच्छा प्रभाव पड़ा है। कोरोना की वजह से कुछ उत्पादों में या हो सकता है कुछ व्यापार में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो कृषि और खाद्य उत्पाद हैं उसके निर्यात में हमें अच्छा एक रुझान मिला है। पिछले साल की अपेक्षा हम लोगों ने 29 से 30% के लगभग जो है वो वृद्धि देखी है। और अभी जो हम इस 6 महीने का भी हम लोग जो रुझान देख रहे हैं उसमें और करीब 26 से 27% की हम लोग वृद्धि दे रहे हैं। तो कभी जितने भी हमारे कृषि उत्पाद हैं लगभग सभी में हमको अच्छा रुझान मिला है और ये काफ़ी उत्साहवर्धक है। जी, अब सवाल ये भी रहेगा कि अगर किसान निर्यात से जुड़ना चाहता है तो वो एपीडा से कैसे जुड़ सकता है, कितनी मदद मिल सकती है? देखिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो स्वागत है कि आइए जुड़े जी। लेकिन एक किसान जो है वो हो सकता है इतनी उनके पास जो है उत्पादन नहीं हो जो कि निर्यात के लिए चाहिए, या वैसी गुणवत्ता जो चाहिए शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए संगठन जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसलिए जिनको हम बोलते हैं FPCs बोलते हैं या FPOs बोलते हैं, वो आएँ, संगठन बनाएं, या कोऑपरेटिव्स हैं उसके माध्यम से आएँ। संगठन के माध्यम से आप एक तो हमें उत्पादन दे सकते हैं, वॉल्यूम आएगा, और साथ ही आप गुणवत्ता का भी ध्यान रख सकते हैं। और जब बेचने जाएंगे तो चूंकि आपके पास वॉल्यूम है, आपकी गुणवत्ता जो है वो नियंत्रित है, तो आप निश्चित तौर पे दाम भी अच्छे नेगोशिएट कर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप संगठन के माध्यम से आएँ। पहले हम आपको जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ जोड़ देंगे, जिससे कि आप उनको सप्लाई दे सकें, आपको पता लग जाए कि किस तरीके का उत्पाद चाहिए,
कैसी गुणवत्ता चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद जो है आप जब आपको पता लग जाएगी प्रक्रिया, तो फिर आप स्वयं भी निर्यात में आप आ सकते हैं। जी, डॉक्टर तरुण बजाज ने कहा कि आइए जुड़िए, बहुत स्वागत है, और किसानों के लिए ही एपिडा काम कर रही है और किसानों की आय दोगुनी करनी है, इसके लिए हम दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। लेकिन किसान जुड़ना चाहे निर्यात से, तो सबसे पहले किसानों के मन में सवाल है कि वो किन किन फसलों का चयन करें और कैसे करें। ये बहुत ज़रूरी बात है। हमें वो चयन करना है जिनका हमको दाम अच्छे मिल सके, उन फसलों का चयन करना है जिनकी मांग अच्छी है। तो उसके लिए हमें वैरायटी जो है वो चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आलू की है। आलू हम लोग सब जगह जो है उगाया जाता है, लेकिन जो आलू है वो केवल हम घर में सब्जी बनाने के उपयोग में ही ला सकते हैं। उसको हम संस्कृत करना चाहें या उसको हम जो बाज़ार हैं उनमें जाकर बेचना चाहें, विदेशों में बेचना चाहें, तो नहीं बेच सकते। उसके लिए एक प्रजाति अलग है, एक प्रसंस्कृत जो आलू है वो चाहिए। जो अलग अलग प्रजातियां हैं हमें उनको चुनना है। फिर जब उनको चुनना है तो फिर उनका जो फसल का जो प्रबंधन है वो भी फिर उसी हिसाब से होगा। हम फसलों का चयन अच्छा करें, उनका प्रबंधन उसी हिसाब से करें, तो एक तो बेचने में आसानी होगी और दूसरा हमको दाम भी अच्छा मिलेगा। ये अब आने वाले समय में अब हमें सोचना पड़ेगा। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। हम लोग केले का जो है वो उत्पादन हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है। 26 से 27% केला जो है हमारे यहाँ ही होता है। लेकिन जो वैरायटी एक्सपोर्ट होती है वो गिनी चुनी है, G9 वैरायटी है। तो अब G9 वैरायटी चुने और G9 वैरायटी चुने तो फिर प्रबंधन भी वैसा ही चाहिए उस हिसाब से, और हम लोग अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर पाएंगे और दाम भी हमको अच्छे मिलेंगे। इसी के साथ कहेंगे कि लगातार किसानों की आय दोगुनी करना हो, ये देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है और इस सपने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर बात निर्यात की जाए तो लगातार अब किसान जागरूक हो रहे हैं, एपिडा से जुड़ रहे हैं और लगातार अपनी फसल में फायदा और मुनाफा दोनों कमा रहे हैं। तो चलिए इजाजत दीजिए, डीडी किसान में आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो देखा आपने डॉक्टर तरुण बजाज से यहाँ खास बातचीत की हमारी सहयोगी राधिका ने, और जानकारी हासिल की कि कैसे जो एपिडा है वो लगातार प्रयास कर रही है हमारे किसानों को और ज़्यादा मजबूती दिलाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सुकून। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए हमारा पशुधन में आज आपको हम जानकारी देते हैं कि किस तरीके से अब जो पशुपालक हैं वो अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, वो भी गोबर के जरिए। जी हाँ, गोबर से बने जो उत्पाद हैं वो अब काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं और बेहतर भाव जो है उनका जो दाम है वो बाजार में मिलता है। इसी दिशा में रामकृष्ण ट्रस्ट जो है सराहनीय कार्य कर रहा है। क्या स्थिति इसकी बनी हुई है और किस तरह के कदम इन्होंने उठाए हैं, आइए देखते हैं। जब हम भागदौड़ भरी जिंदगी में थक जाते हैं, सुकून की तलाश में या तो प्रकृति की गोद में जाते हैं या फिर गांव का रुख करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं है वो कच्छ के रामकृष्ण ट्रस्ट जरूर जाएं, जहां जाकर आपको प्रकृति के करीब होने का अनुभव मिलेगा।
यहाँ आपको इको फ्रेंडली हाउस से लेकर जैविक भोजन तक मिलेगा। पूरी तरह से प्रकृति और समाज को समर्पित इस ट्रस्ट की स्थापना पुरुषोत्तम भाई ने 2010 में की और तब से लेकर अब तक यहाँ वो सारे काम किए जाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। इस समय यहाँ जैविक खेती, जैविक खाद्य उत्पादन, कांक्रेज गोपालन, गोबर से सह उत्पादन निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद, आयुर्वेदिक दवा, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रस्ट में कांक्रेज गौपालन और इनके संवर्धन का काम भी किया जाता है। साथ ही गोबर से 80 तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए खाद और कीटनाशक बनाने की यूनिट भी है। हस्तकला का एक विशेषता ये है कि ये गोबर से बनी हुई चीज़ों की हस्तकला है। तो ये गोबर से जो हमारे घर के अंदर जो आज उसका उपयोग नहीं रहा है, जो कचरे में जा रहा है, जो आज एक समस्या है, उस समस्या में से जो वेस्ट है उसमें से हम आज कुछ बेस्ट चीज़ बना सकते हैं। ऐसा एक प्रयास रामकृष्ण ग्राम उद्योग में किया है, जिसमें से हमने गोबर में से शुरुआत में 1-2 चीज़ बनाई। आज हम 25-30 प्रोडक्ट उसमें से बना रहे हैं। उसमें से जो प्रोडक्ट है, जो हमारे त्योहारों को रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है, कुछ है हमें घरेलू उपयोग की प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद ऐसे भी है जो सुशोभन के लिए घर में हम रखते हैं। तो इस तरीके से गोबर में से कई प्रकार की ज़रूरियातें हमारी पूरी हो सकती है, अपना स्वावलंबन हो सकता है। तो उसमें से मुख्य बात आपको जो विशेष है वो बता सकता हूँ कि आप त्योहारों के अंदर हम जैसे गणपति के त्यौहार में पीओपी के गणपति उपयोग करते थे और उसके कारण पॉल्यूशन होता था तालाब के अंदर, तो हमने गोबर से गणपति जो बनाए हैं, जो ये इको फ्रेंडली तो है मगर इको सपोर्ट भी करता है। ये प्रकृति को सिर्फ रक्षित नहीं करता है, प्रकृति को पोषित भी करता है। तो उस प्रकार का गोबर है। गणपति अपने घर के अंदर ही विसर्जन कर सकते हैं और जहाँ भी विसर्जन करें वहाँ अच्छा सा धरती को सुपोषित करेगा। तो एक बात है। दूसरी, उसी तरह हम राखी बनाते हैं। राखी का भी हम उपयोग करके उसमें प्लास्टिक और लोखंड और कई प्रकार की धातुएं रहती है, उसके बजाय हमने गोबर में से ये राखी बनाई है, जिसका हम विसर्जन अपने घर के अंदर, अपने गमले के अंदर भी कर सकते हैं। उसी तरह घर के अंदर जो ज़रूरियात होती है, दिए की ज़रूरियात, जो मिट्टी के दिए हम जलाते थे, और आजकल हम दीपावली के अंदर चाइनीज़ जो इलेक्ट्रिक सामान का उपयोग करते हैं, उसके बजाय गोबर के दिए से हम दीपावली बनाए। तो उस तरीके से गोबर के दिए भी बनाए, यज्ञ के लिए वो कंडे भी बनाते हैं। आज जो हम अगरबत्ती उपयोग करते हैं, जिसके अंदर कोलसा है, केमिकल है, जो वातावरण को दूषित करता है, उसके बजाय हमने गोबर की धूप बत्ती बनाई है। उसी तरह हम घर के अंदर सुशोभन के लिए घर के दरवाजे पे अलग अलग प्रकार के हम तोरण बनाते हैं, तो उसमें से हमने गोबर के तोरण बनाए हैं। घर के अंदर वॉल पीस जो है अलग अलग साधनों से, मटेरियल से बनाते हैं, तो हमने गोबर से वॉल पीस बनाया है। गोबर से कार किचन है, गोबर के अंदर चाबी का किचन है, गोबर का चाबी का स्टैंड है, गोबर में से मिरर, अलग अलग साइज़ के मिरर जो है वो भी हमने बनाए हैं। तो उस तरीके से गोबर को पूजा के लिए एक थाली जो हम सुशोभित हर बार करते हैं, तो हमने गोबर की थाली भी एक बनाई है। गोबर के गमले बनाते हैं, जो प्लास्टिक थैली में हम पौधा पनपता है, पौधा को बड़ा करते हैं, उसके बजाय हम गोबर के गमले में भी पौधे को बड़ा कर सकते हैं। गोबर के गमले में से गोबर के डिब्बा भी बनाया है। गोबर के लिए एक खिलौने भी कई बनाए। तो उस प्रकार से छोटी घड़ियाल भी बनाई है, बड़ी घड़ियाल भी बनाई है। तो अलग अलग प्रकार की घड़ी है। उस तरीके से घर की एक एक चीज़, ज़रूरियातों को हमने गोबर को माध्यम से बनाने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के यहाँ 30 प्रकार की गोबर की घड़ियाँ बनती है। तो ग्रामोद्योग, हमारा रामकृष्ण ग्रामोद्योग है, उसमें से अलग अलग भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ भी गोबर से बनाते हैं, छोटी बड़ी साइज़ की बनाते हैं। पूजा के लिए आसन बनाना है तो वो भी हमने गोबर से आसन बनाया हुआ है। टेबल के ऊपर घड़ी रखने का है, टेबल के ऊपर पेन स्टैंड है, तो वो भी हम, मोबाइल स्टैंड है, वो भी गोबर से बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका घर का काफ़ी स्वावलंबन जो अपना गोबर वेस्ट था उसमें से बनाया। दूसरा,
कि गोबर का लक्ष्मी जी का वास है, वो भी हमने साबित किया है। ये सब चीज़ गोबर के उबले में से, गोबर में से जो बनती है, तो उसका 100 रुपया 50 रुपया एक एक टाइम का जो गोबर गाय का है, एक टाइम का गोबर में से 50-100 रुपये की प्रोडक्ट, 200 रुपये की प्रोडक्ट, 500 रुपये की प्रोडक्ट बनती है। तो गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, प्रत्यक्ष रूप पे हम प्रोडक्ट बना के कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों ने जो गोबर का वास बताया था वो खाद के तरीके से था, मगर आज के युग में हमने इसको उत्पाद के रूप में भी गोबर का इस्तेमाल करके अच्छा सा एक गोबर क्राफ्ट निर्माण किया है। और हमारे समाज में एक जो हस्तकलाएँ जो लुप्त हो रही है, वो नए सिरे से नई हस्तकला डेवलप होगी। और चाइना का माल सामान हर त्यौहार में आता है, उसके सामने हम गोबर से विविध प्रकार की नई प्रोडक्ट देके समाज में इसका एक प्रभाव खड़ा करके चाइना का विदेशी सामान को भी हम एक तरीके से दूर रख सकते हैं। ऐसा एक अच्छा सा सुशोभित और लंबा समय चलने वाला और प्रकृति को सपोर्ट करने वाला, प्रकृति वातावरण को अच्छा रखने वाला जो गव्य है, उस गव्य में से जब उत्पाद बनता है तो घर की पवित्रता भी बढ़ती है, त्योहारों की पवित्रता भी बढ़ती है। तो इसका एक काफ़ी महत्व है और समाज भी इसको अच्छा स्वीकृत करता है। इसके ऊपर से काफ़ी रोजगार पूरे देश के अंदर बन सकता है। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का ये दोनों आयाम है, वो इसमें से परिपूर्ण होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो बात है वो पूरे भारत के अंदर लोगों तक पहुँचे, और इसको सीखने के लिए भी हमारा केंद्र है वो निःशुल्क प्रशिक्षण देता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आके ये उत्पाद 1 दिन 2 दिन 2 महीना रह के ये सब सीखने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। आप सब यहाँ आके ऐसी व्यवस्था का लाभ लेके ऐसे उत्पाद बनाना सीख के पूरे भारत में एक आत्मनिर्भरता का काफ़ी रोजगारी खड़ी हो सकती है। ऐसा एक आयाम जो आपके सामने डीडी किसान के माध्यम से किसानों की एक आमदनी बढ़ा सकता है और उसका किसान का आवक बढ़ सकती है। ऐसा एक मैसेज लेके डीडी किसान ने जो आपको तक पहुंचाने का यह प्रयास किया, और ये जो हमारा प्रयास है उसको पूरे देश में ले जाने का जो एक माध्यम बना है, उसके लिए मैं डीडी किसान का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। ये राष्ट्र की एक बड़ी सेवा होगी कि ये विषय जल्दी से पूरे भारत में पहुँचे। इस हिसाब से ये डीडी किसान का जो कार्य है, एक कच्छ है जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, एक भारत का रिमोट एरिया है, पश्चिमी बॉर्डर है, वहाँ तक आके ये सब एक प्रयास डीडी किसान ने समाज तक बीच में ले जाने का किया है, वो सराहनीय है। उसके लिए मैं उसका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा यहाँ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जो पूरी तरीके से निःशुल्क है। इन प्रशिक्षण का हिस्सा बनकर युवा विभिन्न विधाओं में पारंगत होकर स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर रहे हैं। तो देखा आपने, बात जैविक खेती की जाए या फिर किसानों को प्रशिक्षण देने की बात हो, ये ट्रस्ट पूरी तरीके से किसानों की मदद कर रहा है। अब आइए गांव किसान में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं नवंबर माह के पशुपालन कैलेंडर पर। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे भाई परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए।
तो जाना आपने कैसे आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं और उसके जरिए भी अपनी लागत को बचाकर अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक कामयाब किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कारवां पुराना है पर सफर नया है, इरादे बुलंद हैं तो जोश भी जमा है। पहाड़ किनारे हिम्मत न हारे। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप। जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए आपको दिखाते हैं एक कामयाब किसान की ऐसी दास्तां जिन्होंने ना सिर्फ अपने क्षेत्र के आसपास के जो किसान हैं उनको प्रेरित किया, बल्कि काफ़ी संख्या में जो किसान हैं इनसे प्रेरित हुए। जी हाँ, इनका नाम है मदन लाल जाट, राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं और कैसे इन्होंने जैविक खेती को बढ़ाने की भरसक कोशिश की और उसका जो परिणाम है वो भी काफ़ी सकारात्मक रहे। इस दौरान इनका सफ़र कैसा रहा, आइए देखते हैं। राजस्थान में विषम परिस्थितियों के बीच खेती करना सीधे प्रकृति से मुकाबला करने जैसा है। मौसम की मार, पानी की समस्या के बीच किसान ऐसी तकनीकें इजाद कर रहे हैं जिससे अच्छी पैदावार ली जा सके, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जैविक खेती की है। इस तकनीक का लाभ लेकर किसान बंजर मिट्टी में भी फसलें लहलहा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं मदन लाल, जो जैविक खेती से मिट्टी की और अपनी तकदीर बदल रहे हैं। जब भी किसान की बात की जाती है तो हमारे मन में जो तस्वीर उभरती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, सादगी भरी, जिसमें सहजता और कर्मठता हो। मिट्टी को सूंघकर उसके स्वास्थ्य का पता लगा रहे हैं ये हैं किसान मदन लाल जाट, जो सीकर राजस्थान में अपने 5 एकड़ के खेत में जैविक फसलें उगा रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले वो भी रासायनिक खेती किया करते थे, जिसमें लागत ज्यादा और मुनाफा बेहद कम था। इस वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन इस समस्या का समाधान तब मिला जब उन्होंने कृषि मेले में जैविक खेती को समझा। यहाँ उन्होंने सुभाष पालेकर जी से जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया। वो इस प्रशिक्षण से इतने प्रभावित हुए कि घर आकर खेत में लगी मूंगफली और बाजरे की फसलें अलग करके गेहूं की फसल लगाई, वो भी जैविक तरीके से। बस यहीं से मदन लाल जी ने अपनी खेती में सुधार शुरू कर दिए। 2015 से हम बजाज ट्रस्ट से जुड़ गए थे। 15 में इन्होंने अपना सब्जी का भी बताया कि इस बार से लटान से सब्जी उगाओ, पानी का हौद बनवाया, गोबर गैस भी बनवाया इन लोगों ने, गायों की भैंसों का ठांड भी बनवाया और बहुत कुछ मदद किया। फिर अक्टूबर 16 में इन्होंने खेती के बारे में समझाया हमें। तो खाटू श्याम जी में गए हम, वहाँ सुभाष पालेकर जी ने 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। मैं ददचित होकर मतलब उनका प्रशिक्षण ही सुनता रहा। आते ही उसी महीने में मूंगफली बाजरा था, वो निकाल के गेहूँ की बुआई की, प्याज लगाए, सरसों बाई, मेथी बाई, चना, ये हमारी फसल होती है। तो पहले साल तो थोड़ा कम हुआ क्योंकि वो उतना पूरा मेरे पास गाय भी नहीं था, चना भी उस टाइम नहीं था, वो कुछ पैसा भी नहीं था। दूसरी साल ज़बरदस्त फसल, बरसात के टाइम में पूरी फसल होती है। अनुभव इसका ऐसा किया कि अब की बार बाजरी पूरी निकल गई आड़ोसी पड़ोसी की, मेरी बाजरी पूरी खड़ी और 20 गाय भैंस है जिसको सब वो चारा पूरी टाइम का मिल गया इनको। बाजरी भी बहुत हुआ, गेहूँ भी हो रहा है और ज़मीन में भी सुधार हो रहा है। और फिर उन्होंने 17 में एक मेला लगवाया पुलिस ग्राउंड में सीकर में, तो वहाँ से
हमको संपर्क में 1-2 ग्राहक मिले, वो अपने विश्वास के ऊपर उन्होंने अपने आप लेना थोड़ा शुरू किया। अब 2 साल से ये फसल भी सर्दी वाली भी बढ़िया हो रही है और बरसात की फसल में तो इस खेती में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। इससे पहले 15 से पहले मैंने कभी 1 लाख रुपया दोनों फसलों का गिन के नहीं बचाया। अब दोनों फसलों के 2-3 लाख रुपए की फसल बेच देता हूँ, ये समझो। पहले इतना जुगाड़ नहीं था। मतलब मदन लाल ने जैविक खेती के लिए पशुपालन भी किया है, जिससे जैविक खाद और कीटनाशक की उपलब्धता बनी रहे। वो गाय के गोबर से बीजामृत, जीवामृत और खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत भी सुधर रही है और मदन लाल के आर्थिक हालात भी। बीज का पहले बीजामृत करते हैं। बीजामृत में क्या है, गाय का गोबर, देसी गाय का 5 किलो, जैसे बीज के आधार से होता है। 100 किलो बीज में 5 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र और थोड़ा सा चूना 50 ग्राम में डालो। उसको 12 घंटे भेके अनाज में मथ के उसको छाँव में सुखा लो और बीज दो। उसके बाद में पहले गंजीवामृत बना के डालते हैं। यही गोबर को गंजीवामृत बना लेते हैं, थोड़ा बुरका देते हैं, ज़्यादा नहीं डालने का पड़ता है। उसके बाद में जीवामृत ही चलाते हैं। जीवामृत में क्या है, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और थोड़ी सी 1 मुट्ठी जीवामृत की जीवाणु मिट्टी, और उनको 3 दिन, गर्मी में तो ये 3 दिन में तैयार हो जाता है और सर्दी में 7 दिन लगते हैं। इनकी रख रखाव की यही है कि धूप और बरसात से बचाना, और वो मच्छरदानी से छान के अपनी वेंचुरी बना रखी है, इसमें डाल देता हूँ और फुहारा से चलता रहता है। यह हर फसल में। मदन लाल जी ने जैविक खेती के लिए पशुपालन भी किया, जिससे जैविक खाद और कीटनाशक की उपलब्धता बनी रहे। वो गाय के गोबर से बीजामृत, जीवामृत और खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत में भी सुधार हुआ है और मदन लाल जी के आर्थिक हालात भी सुधरे हैं। मदन लाल जी जैविक खेती से पहले की तुलना में काफी लाभ कमा रहे हैं। उनका कहना है कि जैविक खेती लागत को कम और मुनाफे में इजाफा करती है, जिससे आर्थिक समृद्धि होना लाजमी है। तो देखा आपने किस तरीके से मदन लाल जी ने कोशिश की कि ना सिर्फ मृदा का जो स्वास्थ्य है उसको सुधारा जाए, बल्कि उसके जरिए जो दूसरे किसान हैं उनकी लागत को कम करके मुनाफे को भी बढ़ाया जा सके। तो सारी जानकारी आज आपने गांव किसान में ली। इसके साथ ही ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए। उसके बाद ये सारी जानकारी, साथ ही इससे पहले भी जो एपिसोड हमारे टेलीकास्ट हुए हैं, प्रसारित किए गए हैं, वो भी आप देख सकेंगे YouTube पर कभी भी कहीं भी। तो आज के लिए गाँव किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।